कि जो रियलिटी शोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड होने लगे हैं। तो आप इसमें कितनी सच्चाई मानती हैं? मतलब कंट्रोवर्शियल चीजें है ये, लेकिन कि जो सच है सो सच है और ये होता है। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। एक्चुअली वो पूरा पैकेज ढूंढते हैं। रियलिटी शो में सिर्फ आपको सिंगर नहीं ढूंढते वो, बिकॉज वो बिजनेस करने बैठे हैं। इतना कमर्शियलाइज हो गया है ना ये इंडस्ट्री, और स्पेसिफिकली टी सीरीज की वजह से तो लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिना मेहनत किए भी पैसे आ जा रहे हैं। He said, नहीं लॉलीपॉप गाइए। मैंने माइक छोड़ा, मैंने कहा माफ करिएगा, बाकी सिंगर्स हैं शायद वो गाते होंगे, मैं नहीं गाती हूँ। बिहार झारखंड की एक कल्चर है कि जब भी कोई आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पैसे दिए जाते हैं, पैसे उड़ाए जाते हैं। और लोग इसको रोकते क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि कल्चर है ना। अभी आपने रॉकस्टार मूवी देखी है? हाँ। खड़ाला भाई उनको एडवाइस देते हैं, कोई भी सिंगर बिना दुख के, बिना पेन के या दिल तोड़वाए बिना बड़ा कलाकार नहीं बनता। तो आप मानती हो इस बात में? बिना प्यार के तो नहीं निकल सकता, अरे। अंदर से तो नहीं आएगा वो फील, आएगा ही नहीं आएगा। Welcome back to another episode of Be Real Buzz, sponsored by Hotel Reliance and co-sponsored by हिचकी ठेला बोकारो। और मैं बता दूं कि आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक गायक है। जी हाँ, बी रियल बस पर पहली बार एक गायक आई हैं और इनको तो आप सभी बखूबी जानते होंगे। ये हमारे मशहूर रियलिटी शो सारेगामापा की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और हाल ही में इनकी एक रील जिस पर ये पसूरी गाना गा रही थी और खाना बना रही थी, तो वो भी वायरल हुई थी। मैं अब बिना वक्त ज़ाया किए आपको मिलाना चाहूंगा वन एंड ओनली शालिनी दुबे जी से। थैंक यू सो मच रोहन। कैसा लग रहा है हमारे सेट पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही ऐसा प्यारा और वार्म सा एनवायरनमेंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे एनवायरनमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कहाँ की हो और आपकी जो ये गाने की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई है? तो जैसा कि आपको मैंने कहा कि हमारे स्पॉन्सर है होटल रिलायंस, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बोकारो में जब भी आप विजिट करते हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्टेइंग ऑप्शन है होटल रिलायंस। तो आप ज़रूर होटल रिलायंस विजिट करें, क्योंकि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है और जो लोग हैं, जो स्टाफ्स हैं, इतने प्यारे हैं और इतने कोऑपरेटिव हैं कि आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा आप सबसे पहले मुझे याद करोगे। तो जल्दी से जाओ वहाँ पर और वहाँ जाने के बाद हमारा नाम लेना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम अभी जहाँ बैठे हैं, मैं हूँ यहीं इसी धरती की। ओके, बोकारो। हाँ, बोकारो ओके, की। तो ओके। मेरा जन्म स्थल बोकारो है। बीजीएच बोकारो जनरल हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। ओह वाओ। जहाँ पे मेरी मम्मी का जन्म हुआ वहीं मेरा भी जन्म हुआ। जी। और वन क्लास तक मैं यहीं पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद हम लोग रामगढ़ मूव कर गए। पापा वहाँ ड्यूटी करते थे, इसीलिए पापा मेरे म्यूजिक टीचर है। जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे संगीत मेरे खून में ही मिल गया। जी। तो बचपन से पापा को सुन के, उनके स्टूडेंट्स को सुन के सीखा। और आज तक सब पूछते हैं मुझसे, आप कहाँ से सीखा, आपने कहाँ क्या किया। बट मेरे सबको मैं ये बोलती हूँ कि मेरी आज तक कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है। मैंने जो भी सुना है, जो भी सीखा है, वो सिर्फ सुन के ही सीखा है। जी। अपने पापा को या किन्हीं को भी जिनको मैं अपना आइडल मानती हूँ, इंस्पिरेशन मानती हूँ। तो मेरी जो तालीम हुई है वो सुन के ही हुई है सारी। जी। तो बचपन से ही, जब मैं 3 साल की थी तब मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं जैसे फेमस मैं किचन सिंगर से हुई, लेकिन मैं थी बचपन में बाथरूम सिंगर। जी। मेरा टैलेंट बाथरूम में पहचाना हाँ, वो तो गया मैं था। भी हूँ। हाँ, मैं भी हूँ। हाँ। तो मेरी मम्मा ने पहचाना मुझे, जब मुझे नहा रही थी तो मैंने गाया सत्यम शिवम सुंदरम। जी। तो उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, सुर में गा रही है और सिखाने से अच्छा कर सकती है। तो उन्होंने जी। पापा को बोला कि आपने इसका गाना सुना है? तो पापा बोले नहीं। तो फिर पापा मम्मी ने सुनवाया, तब जी। उनको लगा कि नहीं, अब ट्रेनिंग दे सकते हैं। अच्छा। तो फिर मेरी ट्रेनिंग 3-4 साल से स्टार्ट हुई। वाओ, बहुत ही गर्व की बात है। और अब थोड़ा सा भारी सवाल पूछते हैं। भारी सवाल? जी, भारी सवाल क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो सवाल सुनने के बाद आपको पता लगेगा। ये सवाल है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप एक बहुत ही फेमस शो सारेगामा की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। तो अब देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि जो रियलिटी शोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड होने लगे हैं। और ये सिर्फ लोगों का नहीं, ये जो दिग्गज है, महान दिग्गज है, लेजेंड्स हैं, जो खुद रियलिटी शोज के हिस्सेदार रह चुके हैं, और नाम मैं लेना चाहूँगा सोनू निगम सर। हाँ। जो मेरे फेवरेट हैं। तो उन्होंने भी ये बात कही है कि आजकल रियलिटी शोज बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्टेड होने लगी हैं। तो आप इसमें कितनी सच्चाई मानती हैं?
वैसे मतलब कंट्रोवर्शियल चीजें है ये, लेकिन मुझे बोलने में कुछ लगता नहीं है, क्योंकि जो सच है सो सच है। जी श्योर। और स्पेसिफिकली जब आप किसी छोटे राज्य से होते हो ना, तब हाँ। आपको ज्यादा ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है। जी। तो बीइंग फ्रॉम अ झारखंडी, मैंने ये सब चीजें बहुत फेस की है। मुझे लगता है मैंने आपको बोला 3 साल से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, गाना सीखा मैंने, और मैं जब 7-8 साल की थी तब से मैं ऑडिशंस दे रही हूँ, राइट। और अभी मैं 25 साल की हूँ। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब मैं ऑडिशंस दे रही हूँ। तो सारेगामा में जाने से पहले मैंने कितने ऑडिशंस दिए, बट हर बार ऐसा होता है कि आपका टैलेंट नहीं मैटर करता है। रियलिटी शो में एकदम सच्चाई है। सुनिधि मैम ने भी बोला है, सोनू निगम सर ने भी बोला, और भी बहुत लोगों ने बोला हाँ, बहुत सारे कि और ये होता है, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। ये होता है कि आपकी एक्चुअली वो पूरा पैकेज ढूंढते हैं। कहने के लिए अगर कहा जाए तो रियलिटी शो में सिर्फ आपको सिंगर नहीं ढूंढते हैं वो, बिकॉज वो बिजनेस करने बैठे हैं। उनको नहीं मतलब है कि आप कितने अच्छे सिंगर हो, आप क्या करते हो, आपकी पूरी पर्सनालिटी वो देखते हैं कि आप उनको टीआरपी, उनको बिजनेस करके दोगे कि नहीं दोगे। राइट। आपके पास अच्छी स्टोरी होगी तो आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, इमोशनली ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, और आप ज़्यादा अच्छे दिखेंगे पर्सनालिटी वाइज, फेस वाइज, तो फिर आपको लोग ज़्यादा देखने आएंगे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। मेरे साथ भी हुआ, बिकॉज अभी इवन इन 2-3 साल पहले की ही बात है, मेरा सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ से सिलेक्शन हो ही जाता है, हमेशा हो जाता था। बस फाइनल राउंड में जाके वो पूछते थे, एक सेशन होता है जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो पूछते हैं। वहाँ पे जस्ट लाइक एन इंटरव्यू। हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही वो बैठ के बात कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी स्टोरी के बारे में, सब चीज़ के बारे में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई स्टोरी बताओ अपने बारे में। मैंने कहा स्टोरी, कैसी स्टोरी? तो मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल बता दी, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो ये सेट कि कुछ और बताओ, कुछ और, कुछ ऐसा हुआ हो जब आपको लगा हो कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, या कभी ऐसा लगा हो जब आप बहुत खुश हो, या कुछ ऐसा। तो वो भी बताया मैंने कि हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। जैसे कि नहीं, ये तो बहुत हो चुका है, कुछ नया बताओ। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं नया अपनी लाइफ की स्टोरी कहाँ से बनाऊँ जो है इंसान की ज़िंदगी में। अब स्पेसिफिकली मैं दर्द दुख कहाँ से लेके आऊँ? राइट। कि ठीक है सबके ज़िंदगी में होता है, बट उसको अगर कोई पॉजिटिवली ले रहा है कि नहीं चलो ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। राइट। तो ही सेड कि नहीं कि कुछ और सोच के आओ। तो उस दिन अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि जो मेरे को कंटेस्टेंट्स थे उनकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी थी, वो इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे। ये रियलिटी शो कौन से ईयर में आप गई थी? ये तो बहुत बार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन आइडल की बात है। ओके। हाँ, 2021-22 की, 19 की शायद, क्योंकि 21-22 में तो कोरोना था। 19 की है। मतलब आप कहना चाह रही हो कि जब कोई भी कंटेस्टेंट वहां जाते हैं ऑडिशन देने, तो उनके टैलेंट से ज्यादा प्रायोरिटी उनके जो बैकग्राउंड स्टोरी हो गई या जो इमोशनल स्टोरी हो, तो ज्यादा उनको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक इंसान है जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत अच्छा गाता है। दूसरा इंसान है जो थोड़ा कम गाता है, लेकिन उसमें पूरी पावर है जनता को लुभाने की, वोट्स लाने की और ये सब करने की। तो वो डेफिनेटली वो अच्छे टैलेंट वाले को छांट देंगे, और जिसके पास पूरे पैकेज थे वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके। तो बेसिकली ये होता है। तो अब हमारे अब जब ये चीज़ें समझ में आने लगी, तो फिर हमने ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में सोचा कि कैसे करना है। तब जाके 23 में मैं सारेगामा में गई। ओके। सो मैं यही पूछने जा रहा था कि जो वहाँ पे जजेस रहते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो देखा था आपका, वहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिमेश सर बैठे थे, एंड अनु मलिक सर बैठे थे, एंड वन मोर नीति मोहन मैम। हाँ, ये तीनों बैठे थी। तो वो जो सोनू निगम सर ने ऐसा भी कहा था कि जब कोई कंटेस्टेंट गाना गाते हैं, तो जो जजेस है उनको कहा जाता है कि थोड़ा सा एक्सप्रेसिव ज्यादा रहे। मतलब कोई अच्छा गाए ना गाए, बट जो आपको अच्छा ही बोलना है, आपको अच्छा बोलेंगे या उसको पूरे आसमान में ले जाएंगे कि वाह क्या सिंगर है यार। एक बार ऐसा भी हुआ था कि पैर छू लिया था एक बार जज ने एक कंटेस्टेंट का, ऐसा किस्सा हुआ था। सो ये सारी चीजें जो होती हैं, तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है उस शो पर कि आपको लगा हो कि यार ये ज्यादा हो रहा है? इनफैक्ट आपको पता है, जब आप शो में जाएंगे ना, तो आपको कंटेस्टेंट के साथ जो रवैया हो रहा है ना, उसको देख के भी आपको समझ आ जाएगा कि कौन आगे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। अच्छा। वो कंटेस्टेंट को खुद भी रियलाइज हो जाता है कि कौन कहाँ तक जाएगा, कौन कहाँ से नहीं, क्योंकि उनको जब स्पेशल ये सब कुछ प्रोडक्शन टीम डिसाइड करती है
जो प्रोडक्शन टीम होती है और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डिसाइड करती है कि किसको आगे लेके जाना है। तो आप बिहेवियर से और सबके उससे समझ जाएंगे कि किसको आगे ले। तो मुझे पता था कि मेरा पहला राउंड में सिलेक्शन होना ही होना है। अच्छा। क्योंकि जो मेरी स्टोरी थी वो भी स्टोरी नहीं थी, उन्होंने बनाई स्टोरी। क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्राह्मण फैमिली से होने की वजह से पूजा तो हमारे घर में ही होगा, तो वो तो हम कराएंगे ही। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप और क्या करते हैं, आपके पापा और क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि पापा म्यूज़िक टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, और साथ में मतलब पूजा पाठ भी थोड़ा बहुत कराते हैं, क्योंकि पंडित जी हैं तो इसीलिए। ही सेड ओके, हाँ यस यस यस, आई वांट दिस पॉइंट। मैंने कहा अच्छा। तो ये सेड हाँ, अब इसमें को डिटेल में बताओ, तुमने भी कराई है? मैंने कहा हाँ मैंने कराई है, क्योंकि घर में पूजा होता है तो हम ही कराते हैं। लक्ष्मी पूजा हो गया या कोई भी, अगर कोई अवेलेबल नहीं हुआ तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं, पंडित जी का वेट नहीं करते हैं। तो सेड पक्का कराई है, कोई मंत्र आता है? मैंने कहा हाँ आता है, सुनाओ। एंड तो वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था कि उनको ऐसे करना था। फिर मेरी पूरी स्टोरी स्क्रिप्टेड थी कि उनको जाके, वो यहाँ आए थे शूट करने के लिए, रियलिटी शूट के लिए। वो सब कुछ शूट हुआ, देन वहाँ गया। तो मुझे ये भी पता था कि मेरा इसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट मिलने लगता है उसके बाद तो उससे समझ आ जाता है कि किसको प्रायोरिटी मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। तो आई थिंक इसका ये भी कारण है कि जब शुरुआत हुई थी, इंडियन आइडल हो गई या और भी जो रियलिटी शोज है, उस समय मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, उस समय क्रेज बहुत अलग था। क्योंकि ना जब सोनू, मुझे याद है इंडियन आइडल में जब सोनू सर बैठते थे, श्रेया मैम बैठती थी और अनु मलिक सर बैठते थे, तो इतनी रियलिस्टिक लगती थी कि हमें भी इंटरेस्ट होती थी कि यार क्या बोलेंगे, और उनका जो जजमेंट होता था वो बहुत रियलिस्टिक लगता था। क्योंकि कोई भी सिंगर भी अगर बैठकर घर में इंडियन आइडल देख रहा है तो वो सहमत होते थे, जो जजेस के जो जजमेंट होते थे। पर आजकल वैसा नहीं है। पर खैर कोई नहीं, आपने रियलिटी बताया तो दर्शक समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। इवन जजेस को भी क्या बोलना है वो सब प्रॉम्प्टर में चल रहा होता है, उनको पता होता है, उनके इन ईयर्स में आता रहता है कि आपको ये बोलना है, अच्छा ये नहीं बोलना है, या आपको यहाँ कमी नहीं निकालनी है, या आपको यहाँ ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना है। तो वो सब कुछ स्क्रिप्टेड ही होता है, वो सब प्रोडक्शन टीम डिसाइड करती है। ओके। तो अभी हिचकी ठेला में हम शूट कर रहे हैं, तो यहाँ की आपकी जो वाइब है अभी तक जो हमने शूट किया, आपको कैसा लगा यहाँ शूट करके? मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं इतना बार आई हूँ 4, लेकिन मैं यहाँ कभी नहीं आई थी। मुझे पता नहीं था यहाँ इतना कोजी, इतना अच्छा भी कुछ है। अगर ऐसे मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी फैमिली के साथ डेफिनेटली आती, बट अब डेफिनेटली आऊंगी। मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, एटमॉस्फेयर, एम्बियंस बहुत अच्छा है, और नाम भी बहुत यूनिक है, हिचकी ठेला। क्योंकि ठेला सुनते ही हमारे अंदर वो झारखंडी जग जाता है, ठेला का गुपचुप, ठेला का चाट, तो इसीलिए ठेला इज ऑथेंटिक। हाँ तो देख लो यार, अभी मैं बता दूं शालिनी जी, आप जरूर सब लोग आइएगा, जेन्युइनली यहाँ की एम्बियंस और सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी तो मैंने फ्रेंच फ्राइज भी खाए, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी थे। सो अभी देखिए, अभी तो आपने रियलिटी शो के बारे में काफी कुछ बता दिया। अभी मैं सिंगिंग पे आता हूँ, म्यूजिक पर आता हूँ। आजकल जो जितने भी गाने आ रहे हैं बॉलीवुड में खासकर, सो सभी हम देखते हैं कि ज्यादातर रीमेक हो रहे हैं, सभी ज़्यादातर रीमेक हो रहे हैं। और जो पुराने पुराने गाने हैं उनको उठाकर उस पे नमक मिर्च लगाकर, और मैं कुछ और बोलने वाला था बट नहीं बोलूँगा, उस पे लगाकर उसको रिलीज किया जा रहा है। सो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? क्या राइटर्स नहीं है, या लिरिसिस्ट को डर लग रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट करने में? क्या इस सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं। पर बीइंग अ म्यूजिशियन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो क्रिएटिविटी पहले हुआ करती थी ना, लोगों के अंदर वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, और लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है लोगों ने। जो जेन्युइनली जो आर्टिस्ट हैं, जो जेन्युइन आर्टिस्ट हैं, जो जेन्युइन राइटर्स हैं, जो जेन्युइन कंपोजर्स हैं, वो आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट इतना कमर्शियलाइज हो गया है ना ये इंडस्ट्री, और स्पेसिफिकली टी सीरीज की वजह से, जो इतना उन्होंने हाइप बना दिया है। तनिष्क बागची को आप देख लीजिए, एक ही बीट है उनका जिसपे वो सारे गाने बना देते हैं, सारे गाने रीमेक कर देते हैं। एक ही उनका रेगेटन बीट है जिसपे वो सारे गाने चेप देते हैं उठा के। तो लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिना मेहनत किए भी पैसे आ जा रहे हैं। हाँ, ये कारण है। और जो मेहनत कर रहे हैं उन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि जो सारी मीडिया है, जितने सारे एडवर्टाइजमेंट है, जितना सब कुछ है, वो तो बड़ी कंपनीज ने खरीद रखी है ऑलरेडी। तो इस वजह से शायद ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी अभी भी है, टैलेंट बहुत है, बस खोजने वाला कोई नहीं है, या कोई बिलीव करने वाला नहीं है। सबको बस पैसे छापना है। और दूसरी बात ये भी है ना कि जो आजकल जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक वाला है, एक तो फिल्में अच्छी नहीं बन रही हैं,
हाँ वो भी है, इंडिया उसमें भी में- राइटर की कमी हो रही है, उसमें ऐसा भी मुझे कमी हो रही है लग रहा है। कि फिल्में अच्छी बन नहीं रही हैं तो गाने अच्छे आ नहीं रहे हैं। गाने अच्छे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सबको चाहिए कि जो गाना, अरे जो हिट दे रहा है ना उसको ही गाना बनाने के लिए दे दो। तो जो हिट दे रहा है वो गाना बनाएगा तो, लेकिन वो कितना गाना बनाएगा एक बार में? वो क्रिएटिव है, चलो ठीक है 5 ही गाना बना सकते हैं ना, उसके ऊपर जबरदस्ती थोप दोगे तो फिर वो कहीं से उठा के चेपेगा ही ना। राइट। तो और जो खाली बैठा है जिसमें सच में टैलेंट है उसको कोई काम दे नहीं रहा है। तो इस वजह से फिल्में कम बन रही हैं, फिल्मों में क्वालिटी नहीं रह गई है, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक का जो दौर चल गया है इस वजह से फिल्मी संगीत बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इंडी आर्टिस्ट, इंडी म्यूजिक आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आप हॉलीवुड में देख लें या बाहर के कल्चर को देख लें तो ज़्यादातर लोग सिंगर्स अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक पे ही काम करते हैं। जो आज Right. इतनी बड़ी बड़ी नाम है, टेलर स्विफ्ट है, बिली एलिस है, एड शीरन है, जितने भी बड़े नाम आप ले लें, सबका तो अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही तो है। इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी काफी ज्यादा जाता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग खुलकर अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और उन्हें किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं होती। है। और मैं वही कह रहा था कि कहीं ना कहीं आपने जो कहा बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि आजकल चीजें इतनी ज्यादा कमर्शियल हो गई है। देखिए कमर्शियल होना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे कमाना भी कोई बुरी बात नहीं है, बट कोई भी चीज जब एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सो आई होप कि ये जो दौर चल रहा है अभी ये खत्म हो, बुरा हर चीज का दौर चल रहा है म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा बुरा दौर चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन अच्छे काम होने लगेंगे तो किसको नहीं मन है सुनने का? अच्छे गाने, अच्छे काम होने चाहिए। और सोशल मीडिया तो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं खुद, मेरा जो भी काम हुआ है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, पहले जानते हैं बाद में सारे गामा के थ्रू जानते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि जो आप खाना बना रही थी और उसके साथ ही साथ आप गाने गुनगुना रही थी, शायद पसूरी, वो पसूरी थी वो गाना जो जिससे आप वायरल हुई पहली बार। सो आपने कभी सोचा था कि यार ये गाना मैं ऐसे ही मतलब खाना बनाते बनाते गुनगुनाऊंगी और ये इतनी वायरल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली वो बहुत रैंडम वीडियो था। और ये अच्छी बात है सोशल मीडिया की कि लोग ऑथेंटिसिटी पसंद करते हैं। ऑथेंटिसिटी, रॉ, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं अब, जो कि पहले नहीं दिया करते थे लोग। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। इनफैक्ट सबको भी लगता है कि ये रातों रात अचानक से वायरल हो गई, एक लड़की आके खाना बना रही थी, और उसके पीछे की मेरी 22 साल की मेहनत किसी ने नहीं देखी, उसके पीछे की मेरी 24 साल की मेहनत किसी ने नहीं देखी, कि जो मैंने दिन रात मेहनत की, संगीत सीखा, संगीत पढ़ा, मैंने बीए किया संगीत में ही, एमए किया संगीत में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप शायद 4 साल की थी तब से आपने गाना शुरू किया है ना? सो देखिए मेहनत तो आपने की है और वो झलकती है आपकी आवाज में, आपके टैलेंट में। और वो उस टाइम वायरल हुआ जिस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, कुछ काम नहीं था, हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ गई थी। मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि अब मैं गाना नहीं गाऊंगी, अब मैं चुपचाप सरकारी नौकरी करूंगी कोई अपना, उसके बाद माँ बाप जहाँ बोलेंगे शादी ब्याह करके सेटल हो जाऊंगी, ऐसा वाला गिव अप कर दिया था मैंने कि अब मुझे म्यूजिक नहीं करना है, अब मुझे नहीं भागना है इस पीछे कि मुझे प्लेबैक करना है या मुझे संगीत करना है, म्यूजिक करना है। लेकिन उस वक्त ये गाना मेरा वायरल हुआ जिस टाइम पे ये सब कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। मैं ऐसे ही अचानक खाना बना रही थी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि काम करते करते गाना, कुछ भी करते करते गाना, तो आदत था वो हमेशा से। तो मैं खाना बना रही थी और गा रही थी, नया गाना ही आया था, तो मेरी बहन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसने पोस्ट कर दिया कि कर लो, देखते क्या होता है। मैंने भी कर दिया और उसके व्यूज भी नॉर्मल ही थे, 3-4 हज़ार जो जाते थे। अच्छा। फिर आफ्टर 21 डेज वो चीज़ें वायरल हुई, और मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं भी। और मुझे लगता है ये मेरी मैनिफेस्टेशन का ही कमाल था, क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी, मैं सुबह उठ के अपना फ़ोन चेक करती थी ना, तो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी कि मम्मी देखना एक दिन होगा ना, हम फ़ोन उठेंगे सुबह और फ़ोन चेक करेंगे ना, तो मेरा फ़ोन में एक गाना मेरा वायरल हो जाएगा, देखना एक दिन होगा ऐसा, एक दिन होगा। और बोलते बोलते सच में वो एक दिन आया। मैंने सुबह उठी 21 दिनों के बाद एंड वो वायरल हो गया था बिल्कुल। तो मैं तो 1 लाख में खुश थी, मेरे लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी बात थी। 1 लाख व्यूज़ गए, बट वो एक दिन में 2 मिलियन, 3 मिलियन, 32 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी। नहीं, ये जो आप दौर के बारे में बता रही है, इस दौर से हमारी टीम भी गुजरी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी क्या फीलिंग होगी।
तो उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन में मैं बहुत उसके बाद से मैंने मैनिफेस्टेशन में बिलीव करना चालू किया कि नहीं, अगर आप सच में चाहते हैं आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए और मैनिफेस्टेशन काम आता है। 11 में जब देखती हूँ मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। अरे तो मैं तो जब भी मेरा तो एक गाना फिक्स है, और मेरा क्या, मेरे जितने भी दोस्त और टीम मेंबर्स हैं उनका एक गाना फिक्स है मैनिफेस्टेशन के लिए। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ये हम लोगों का फिक्स है, और मुझे लगता है जितने भी लोग अभी देख रहे होंगे वो भी रिलेट कर रहे होंगे कि काफी सारे लोग इस गाने को सुनते हैं, और जो शख्स है उस गाने में हाँ, उन्होंने भी इससे ज्यादा क्या चाहिए। हाँ, उन्होंने भी ऐसा कारनामा कर दिया इस गाने के बाद कि सभी को बिलीव हो गया कि हाँ भाई मैनिफेस्टेशन वर्क्स। हाँ, डेफिनेटली वर्क्स। तो ये सब ऐसे स्टार्ट हुआ। तो अभी आपके पर्सनल लाइफ पर आते हैं। अभी आपने रॉकस्टार मूवी देखी है? हाँ। तो आप उसमें खड़ाला भाई थे। हाँ, खड़ाला भाई जिनके से वो समोसे खाते हाँ थे। जी 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 जी। तो रणवीर कपूर उनसे पूछते हैं कि खड़ाला भाई मैं क्या करूं, मुझे सिंगर बनना है, कलाकार बनना है। तो खड़ाला भाई उनको एडवाइस देते हैं कि जितने भी सिंगर हैं वो बड़े कलाकार तब बनते हैं जब पेन, दर्द, दुख ये सब उन्हें मिला हो। सो आपके लाइफ में दुख, दर्द या किसी ने आपका दिल तोड़ा हो जिसके बाद आपके आवाज में और भी ज्यादा निखार आई हो, ऐसा उन्होंने कहा था उस मूवी में कि कोई भी सिंगर बिना दुख के, बिना पेन के या दिल तोड़वाए बिना बड़ा कलाकार नहीं बनता। तो आप मानती हो इस बात में? बिलीव करती हूँ, पर ये वीडियो मेरे मम्मी पापा तक भी जा रहा है। अरे कोई नहीं यार, आप शेयर करो, आपकी जितने फैंस है वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। नहीं मतलब तो मुझे कुछ बताओ नहीं, आप बिलीव किस्सा। तो करती हूँ मैं इन चीज़ों पे, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो एक्चुअली क्या था ना कि जब आप छोटे रहते हो ना तो आपका गला बहुत मतलब रॉ रहता है, तो आप सब कुछ कर सकते हो उस टाइम पे गले के साथ अपने। तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती थी अपने गले के साथ। तो मेरी मम्मी मेरे ज्यादा ध्यान रखती हैं संगीत वंगीत में, ऐसा पापा से ज्यादा ध्यान मेरी मम्मी ने रखा है। राइट। तो उनका कान बहुत सुरीला था। हाँ। तो मैं कोई गाना गाती थी ना तो वो इसमें हाँ यहाँ ये काम है, यहाँ ये वर्ड है, यहाँ ये सब चीजें का ध्यान वो ही रखती थी। बट बचपन में क्या था कि वो कहती थी फील से गाओ, फील से गाओ, पर मुझे समझ नहीं आता था फील से कैसे गाओ। हम तो कहते थे हम तो फील से ही गा रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं, बट वो कहती थी फील नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा है। जब बड़े हुए, जब धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी, जब और बिना प्यार के तो नहीं निकल सकता है, अंदर से तो नहीं आएगा वो फील, आएगा ही नहीं आएगा। तो जब इतना आपने बता ही दिया, आपके मम्मी पापा को पता लग ही गया है कि आपका दिल टूटा है, प्यार हुआ है आपको, तो एक किस्सा आप बता दो। इंडियन आइडल में जैसे बोलते हैं ना कि दुख, दर्द, पीड़ा, वैसा एक स्टोरी हमारी टीआरपी के लिए भी आप एक स्टोरी बताओ, बट ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल। हाँ नहीं ओरिजिनल की बात नहीं है, मतलब या आपका एक तरफा हो चाहे दो तरफा हो या कुछ भी हो, लेकिन एक बार तो आपको दुख, दर्द, पीड़ा होना है, जरूरी है। मेरा तो जनरली बाप रे। बट प्यार के बारे में मैं प्यार के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका दिल कब टूटा और टूटने का क्या कारण था। आप नाम मत बताओ, नहीं आप नाम कुछ मत बताओ, बस आप एक बेसिक जो आपकी स्टोरी है कि क्या हुआ था और उसके बाद कैसे आपके आवाज में निखार आया या आपको फील आया जब भी कोई गाना आप गाते हो। मेरा तो जनरली एक तरफा ही रहा है। एक तरफा? हम बताए ही नहीं है। अच्छा, बताया ही नहीं आपने? तो अभी भी आप हम खुशी है। अच्छा, अभी आप रिलेशनशिप में हो या नहीं? नहीं हो आप? नहीं। तो वो एक तरफा प्यार को अभी भी याद करके आप गाने गाती हो? नहीं, हम उसको स्ट्रेंथ बना लिया एक्चुअली। स्ट्रेंथ बना लिया, वाओ। क्योंकि हम कभी बोले ही नहीं, हमको ऐसा लगा कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है कि अगर बोल देंगे तो शायद जो दोस्ती है या कुछ भी है वो भी टूट जाए, वो भी खत्म हो जाए। तो उससे अच्छा है कि बताए ही नहीं आदमी। ये सबकी प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा है कि आदमी बताए ही नहीं, तो उससे समझ आने लगा। अच्छा, आनंद बुरा मत फील करना है। रोमांटिक कैसा होता है, आदमी अपने डिलुलू सिलुलू में आप रहिए तो उसमें खुश रहिएगा। डिलुलू सिलुलू? हाँ। अच्छा। आज के लिए टर्म चल रहा है डिलुलू, डिल्यूजन। हाँ डिल्यूजन, इल्यूजन। तो उसमें ही रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, पर आपने मान लिया कि यार दिल टूटने पर या दुख, दर्द, पीड़ा जब होती है, जब तक आपको प्यार नहीं होगा आपके अंदर से कोई भी आर्ट नहीं निकलने वाला है। कोई भी आर्ट? वाओ, ये तो जरूरी है, बेसिक नीड है ये। अच्छा। आपके अंदर से आपका दिल टूटना होने नहीं पता हमको, लेकिन प्यार होना जरूरी। अच्छा, अब आप ये बताओ कि अभी तक आपने बहुत ही इमोशनल कर दिया है, मेरे फ्लैशबैक्स ताज़ा हो गए हैं।
पर अभी मैं पूछूंगा शालिनी जी कि आप झारखंड से हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का मानना भी होता है कि बहुत प्यारे प्यारे गाने भी हैं बिहार झारखंड में। छठ का जो पवित्र गाना है वो भी बिहार का है। पर अभी ऐसा भी कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई या बिहार झारखंड, वहाँ पे बहुत अश्लील अश्लील गाने भी बनने लग गए हैं। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे चोली पेटीकोट ये सब लफ्ज यूज किए जाते हैं। तो क्या आपको कभी ऐसे गाने ऑफर हुए हैं कभी? मेरी शुरुआत जो है रियलिटी शो की वो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मेरी जो रियलिटी शो की शुरुआत है वो हुई भोजपुरी रियलिटी शो से। अच्छा। तो मेरा सबसे पहला रियलिटी शो था जब मैं 11th क्लास में थी, तब सुर संग्राम हाँ मैंने पढ़ा था। हाँ 3rd सीजन उसका था। तो उसकी मैं मतलब मैं ऐसे ही गई थी, मुझे भोजपुरी गाने आते नहीं थे क्योंकि मैं झारखंड से थी। राइट। तो पर फिर भी मेरे बड़े पापा को आते थे, तो मैंने उनसे कुछ गाने अच्छे निर्गुण मुर्गुन जो ट्रेडिशनल होते हैं, तब तक मुझे पता नहीं था कि भोजपुरी में ऐसे गाने भी होते हैं या कुछ। तो वो अच्छे गाने मैंने 2-3 लिए और मैं चल गई, तो सबको अच्छा लगा और मैं पता नहीं कैसे भगवान की कृपा से फाइनलिस्ट पे पहुंच गई। तो उस शो में जाने के बाद मुझे समझ आया कि एक्चुअली में तो भोजपुरी वो है ही नहीं जो हम सुन रहे हैं। जो कमर्शियलाइज जो करके रखे हैं, जो हालत बना के रखी है सबने भोजपुरी की, एक्चुअली में वो भोजपुरी तो है ही नहीं। भोजपुरी तो वो है जो वो शारदा सिन्हा जी गाती हैं, जो महेंद्र मिश्र जी गाते थे, जो भिखारी ठाकुर जी गाते थे, जो ये लोग गाते थे ना। एक्चुअली में भोजपुरी वो थी, इतनी सारी विधाएं, इतने सारे फॉर्म्स थे कि समझ नहीं आता था इस फॉर्म को कैसे क्या करे। लेकिन जब फिर ऐसे गाने सुनने लगे तो पता चला कि तो फिर वो सुन रहे थे वो क्या था। तब धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा ये तो कुछ और बना दिया है इन लोगों ने। फिर मुझे जब फाइनलिस्ट में बन गई तब उसके बाद ऑफर्स आते थे मेरे पास, राइट, कि गाने हैं, ये गाना है। तो मैं म्यूजिशियन फैमिली से हूँ, मेरे पूरे खानदान में सब क्लासिकल गाते हैं, सब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखे हुए हैं, सब क्लासिकल गाते हैं। मैं ही हूँ जो लाइट म्यूजिक गाती हूँ। ओके। बाकी मेरे बड़े पापा के बेटे लोग या चाचा के बेटे लोग या बेटी लोग जो भी सब क्लासिकली गाते हैं। तो मैं थोड़ा अलग तो काम कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं करना था कि अपनी फैमिली को बदनाम करना है या अपने म्यूजिक को गंदा कर देना है। तो मैं उनसे लिरिक्स मांगती थी कि क्या गाना है तो मुझे भेज दीजिए। तो वो मुझे लिरिक्स भेजते थे, ऐसे लिरिक्स होते थे, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं 11th में थी, मुझे क्या समझ में आएगा उतना उस वक्त कि क्या इसका मतलब है। तो मेरी मम्मी बता दी थी नहीं इसको मत गाओ। तो मैंने बिल्कुल वो इंडस्ट्री छोड़ ही दी उसके बाद, क्योंकि मुझे 12th भी कंप्लीट करना था और मेरा एकदम स्ट्रिक्ट था शुरू से, मैं गंदे गाने नहीं गाऊंगी, चाहे जो हो जाए, चाहे बर्बाद ही हो जाऊं, लेकिन मैं गंदे गाने नहीं गाऊंगी। तो ऑफर्स बहुत आए और शायद मैं अगर गा रही होती तो आज मैं भी बहुत बड़ी भोजपुरी की स्टार होती, लेकिन मैंने अपने आप से प्रण लिया था कि मैं गंदे गाने नहीं गाऊंगी। हाँ। मैंने आज तक कोई गंदे गाने नहीं गाए भोजपुरी में, इवन चाहे वो बहुत पैसे दे के गाए हो चाहे किस भी, तो मैंने हमेशा सिर्फ अच्छे ही गाने गाए हैं, चाहे बिना पैसे के गाए हो चाहे पैसे लेके गाए हो, लेकिन अच्छे ही गाने गाए हैं। तो इन चीज़ों का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी भी भोजपुरी में जो बचाना चाहते हैं, उसमें से हम भी हैं। और सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं है, इवन झारखंडी की बात है। झारखंडी तो फिर भी बहुत अच्छा है, नागपुरी फिर भी हमारा बहुत अच्छा है कि भोजपुरी जितना गंदा नहीं है हमारा नागपुरी। हमारा नागपुरी अभी बचा हुआ है, लेकिन फिर भी भोजपुरी की हालत तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये गाना नागपुरी है क्या? ये ओनिशा मोनिका ज्योति तुझ संग लगा लो प्रीति कहीं लागे जिया ना, ये नागपुरी है ना? नागपुरी है ना? हाँ, वो मैं कंफर्म कर रहा था क्योंकि मुझे याद आ गया आपने नागपुरी कहा, एक वीडियो में हमने इस्तेमाल किया था इसका। तो नागपुरी फिर भी मतलब अश्लील वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करते हैं लोग, प्यार मोहब्बत और छेड़ा तो सब कुछ ठीक है। इस गाने में भी वैसा कुछ वर्ड नहीं है, वर्ड्स नहीं है, राइट। लेकिन भोजपुरी तो बहुत ही खराब हो गई है। लेकिन मैं फिर भी आज भी रिक्वेस्ट सबसे यही करती हूँ कि प्लीज़ थोड़े से पैसे, थोड़े से फेम के चक्कर में आपने ज़मीर के साथ खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल। जो भी लोग हैं, अब जिन्होंने गंदा कर दिया उनका कुछ नहीं जाने वाला। और स्पेशली मैं फीमेल से बोलती हूँ, जो फीमेल जो एक्ट्रेस हैं, जो सिंगर्स हैं, जो गा रही हैं, तो मैं, क्योंकि मेल का तो वैसे भी उन्होंने सेट कर रखा है, उनके आगे कोई चलने नहीं वाला। लेकिन हम तो फीमेल्स, क्योंकि बेसिकली टारगेट तो हम होते हैं ना,
फीमेल का सामान, फीमेल के कपड़े, उनका चाल चलन, उनका सब कुछ टारगेट तो इनको किया जाता है, मेल के ऊपर थोड़ी गाने बनते हैं। राइट। तो फीमेल्स को स्टैंड लेना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ले रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, अच्छे गाने बन रहे हैं, उसमें से हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो हो जाएगा धीरे धीरे मुझे लगता है, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि जिस तरह से गंदा किया गया है, जितना तालाब को गंदा किया गया है, तो उसमें साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, वक्त तो लगेगा। और किसी एक बहुत ही बड़ी कलाकार ने कहा है ऐसा कि मनी इज वेरी पावरफुल बट सेइंग नो टू मनी इज मोर पावरफुल। तो ये बात आपने कही अभी कि कभी कभी आपको अपने जमीर के लिए, अपने नियत के लिए, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। इवन ऐसा है कि मेरे पापा प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, तो हमने बहुत बचपन में बहुत क्राइसिस, बहुत सब कुछ बहुत देखा है, लेकिन मैंने कभी, हमारी पूरी फैमिली ने, हमने कभी अपने ज़मीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करी। हम कम कमा लेंगे, हम एक टाइम का खा लेंगे, बट हम पैसे के चक्कर में अपने म्यूजिक को नहीं बेच सकते इस तरह से जी। तो ये हमेशा हमारा क्लियर रहा है। ये सब अच्छी है। बिहार झारखंड में तो इतना कल्चर है, इतना लोग, इतना फैमिली में लोग रखते हैं अपने साथ। जैसे हमारे बड़े शहरों में होता है कि माँ बाप अलग रह रहे हैं, बाल बच्चे अलग रह रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अच्छी फैमिली से आते हैं, अच्छा कल्चर है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अच्छा, आपने बिहार और झारखंड में काफी सारे लाइव शोज भी किए होंगे, तो देखिए बहुत सारे ऐसे किस्से, मैं खुद एंकर हूँ और बिहार और झारखंड में मैंने काफी सारे शोज किए हैं, तो आपके साथ कभी कोई खराब एक्सपीरियंस रहा हो जैसे पब्लिक के तरफ से? क्योंकि बिहार झारखंड की जो पब्लिक है बहुत प्यारी है, बहुत मिलनसार है, तो आपके साथ मिलनसार ज्यादा मिलनसार हो जाती है, तो आपके साथ मिलनसार होने की कोशिश की है कभी ऐसे? मेरे साथ तो नहीं हुई है, आपने देखा हो? हाँ, मैंने देखा है, मेरे साथ नहीं हुआ। लकीली मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा बच गई हूँ, क्योंकि मैंने इसमें भी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे, इसलिए मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको बहुत घमंड हो गया है, इसलिए शोज नहीं करती है। लेकिन मेरा है कि मैं वैसे ही शोज करूँगी जहाँ मेरी सेफ्टी हो और जहाँ मुझे इज्जत मिले, जहाँ पे आनंद जैसे इवेंट मैनेजर हो। क्योंकि अगर इज्जत नहीं हो तो मैं कितना पैसा दीजिए, 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए दीजिए, हम वहाँ नहीं जाने वाले। तो ये सब चीज रहा है शुरू से। कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ज्यादा जरूरत होती है, तो वो चले जाते हैं। तो मैं बच्ची थी, तो मैं गई एक शो में, उन्होंने बोला भक्ति शो है। उस टाइम तो मैं जागरण से स्टार्ट किया था, तो मैं जागरण करती थी, तो उन्होंने बोला भक्ति शो है। मैं कहा ठीक है। मैं छोटी सी थी, 6-7 में पढ़ती होंगी, तो और उस वक्त कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कल्चर है। तो मैं गई, मेरा परफॉर्मेंस हो गया, फिर सब चिल्लाने लगे, अरे डांसर बुलाओ ये वो। तो मैं उठ के चली गई। फिर उसके बाद डांसर्स आए, और उसके बाद वो भक्ति कब ऑर्केस्ट्रा में बदल गया हमको पता ही नहीं चला, और हम लोग पीछे थे। अब ऐसा अश्लील डांस हो रहा था कि हम और मेरी बहन दोनों छोटे छोटे थे, हम लोग दोनों रोने लगे कि क्या हो रहा है। और मेरी मम्मी गोदी उठाई हम लोग दोनों को, और पापा सीधा बाइक में, ठंडी के टाइम पे बाइक में लेके हम लोग आ गए। हम लोग उस दिन पेमेंट भी नहीं लिया अपना, ऐसा हमको डर हो गया था इस चीज़ से। तो ये ऑर्केस्ट्रा और ये सब वाला सीन पहली बार हम देखे थे, तो मेरे लिए बहुत वो था। इवन हम अभी भी जो भोजपुरी इवेंट में भी अगर जाते हैं, तो हम पहले बोल देते हैं डांसर नहीं होना चाहिए। अगर डांसर होगा तो हम गाना ही नहीं गाएंगे, हम खुद करेंगे, और कोई पैसा नहीं दीजिएगा हमको। ऐसे करने वाला जो आदत है ना सबका, वो हमको कोई नहीं करेगा। अगर आपको करना है, आप वहाँ चुपचाप रख दीजिए, जिसको देना दे दीजिए, इवेंट मैनेजर को देना है, किसको देना है, मेरे पास मत आइए। सेम है। मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि बिहार झारखंड की ये कल्चर है कि जब भी कोई आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पैसे दिए जाते हैं, पैसे उड़ाए जाते हैं। और लोग इसको रोकते क्यों नहीं, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता। जो कल्चर है ना, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बहुत नाम है, जिनका नाम है, भले आर्टिस्ट हो ना हो हमको नहीं पता, लेकिन जिनका नाम है, वो तो इस चीजों को रोक सकते हैं, पर उनको और मजा आता है। देखिए, दीपक कलाल सर ने एक बात कही थी। दीपक कलाल सर ने हाँ सर, मैं सबको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, पर दीपक सर ने, और वो डिजर्व भी करते हैं। तो दीपक सर ने एक बार कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलर होना और फेमस होना। फेमस होना मतलब लोग आपको जानते हैं, और पॉपुलर होना मतलब लोग आपको मानते हैं।
तो यही है कि जो आपने कहा, काफी सारे कलाकार ऐसे हैं जो इन सब चीजों को नहीं रोकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक जो कलाकार की जो पूरी समाज है, कलाकार वाली समाज, उनके लिए ये सही नहीं है कि पैसे लोग सब आकर एक जैसे एक बार तोलने लगते हैं ना बहुत ही सबको। अच्छा स्टैंड लिया था जो नूरन सिस्टर है, आप जानती होंगी। हाँ हाँ, देखा मैंने उन्होंने उनका, हाँ, उनके शो पर एक बच्चे को बच्चे पैसे को देकर स्टेज भेजा पर किसी भेज ने। दिया गया था कि उनको दे दो या उन पर उड़ा दो, तो उन्होंने बहुत ही एक प्यारा गेस्चर किया। gesture किया, उन्होंने हाँ। सारे जो पैसे वहां पर थे उसको वापस दिया और उस बच्चे को किस किया। हाँ। तो ये दर्शाता है कि एक सच्चे कलाकार की जो नीयत होती है वो ऐसी होनी चाहिए। आर्टिस्ट की इज्जत ना दूसरे आर्टिस्टों की वजह से ही या तो बनती है या तो बिगड़ जाती है। Right. सबको एक तराजू में लोग तोलने लगते हैं। अगर मैं हूँ कि अभी ही किसी शो में मैं गई थी, तो वहाँ मैं हिंदी गा रही थी, ठीक है, तो फिर सबने बोला कि अरे नहीं भोजपुरी गाइए, भोजपुरी गाइए। तो मैंने कहा ठीक है भोजपुरी गाती हूँ। तो मैंने भोजपुरी अच्छे गाने गाए, क्योंकि मैं अच्छे भोजपुरी ही गाती हूँ। तो ही सेड नहीं लॉलीपॉप गाइए। तो मैंने माइक छोड़ा, मैंने कहा माफ़ करिएगा, बाकी सिंगर्स हैं शायद वो गाते होंगे, मैं नहीं गाती हूँ। तो मैंने बहुत प्यार से उनको समझाया कि मैं नहीं गाती हूँ, आपको आपके रिक्वेस्ट को सम्मान है, लेकिन मैं नहीं गा सकती हूँ। तो अगर आपको डांस करना है आप बजवा लीजिए डीजे पे, आप नाच लीजिए, लेकिन हम नहीं गा सकते। तो ये सब चीज़ें कुछ स्टैंड लेनी पड़ती है। तो कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। अभी देखिए, बिहार झारखंड जो है मैं बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मैं खुद झारखंड से हूँ, पर जो बिहार झारखंड के लोग हैं वो कभी कभी इस बात को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि हम कभी कभी जो है बिहार झारखंड या भोजपुरी सॉन्ग्स को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनको उससे प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे पॉडकास्ट में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बिहार झारखंड से हम भी प्यार करते हैं, और जब भी मेरा कोई फ्रेंड भी होता है, वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उसकी तारीफ से ज्यादा मैं उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो कमी है उसके बारे में मैं बताता हूँ ताकि वो सुधरे। तो आई थिंक एक लाइन है नाना पाटेकर सर का, और लाइन एक्चुअली किसी और का है, उन्होंने एक शो पर कहा था कि जिंदगी भर आईना साफ करते रहे पर धूल तो अपने चेहरे पर थी। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि अपने लोगों को, जो बिहार झारखंड के लोग हैं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। मुझे क्या जरूरत थी इतने बड़े शो पे जाके ये बोलने का कि मैं झारखंड रामगढ़ से हूँ। मैं कहीं और से बोल सकती, क्योंकि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं बोल सकती थी मैं मुंबई से हूँ। शायद मेरे लिए ज्यादा आसान भी हो जाता बड़े शहर में रह के बोलना, पर ये नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन ये नाइंसाफी मेरा खुद का ज़मीर गवाही नहीं देता कि मैं जहाँ से हूँ उसका नाम ना लूँ। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं नागपुरी गाती हूँ, मैं लैंग्वेजेस से बहुत प्यार करती हूँ। देखिए, बोकारो के जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि जब भी हम किसी भी बड़े सेलिब्रिटी से बात करते हैं, आपसे बात किया हमने, तो हमेशा जब भी वो पूछते हैं कि हम कहाँ से हैं, तो बहुत ही प्राउड के साथ हम कहते हैं कि हम बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हैं। अगर हम चाहे तो हम लोग, क्योंकि ट्रैवल भी करते हैं, अभी हमने साइना मैम का पॉडकास्ट हैदराबाद में किया था, तो हम कह सकते थे कि नहीं हम कोई और सिटी से हैं, बट हमने सबको यही कहा है कि वी आर फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी झारखंड। हमें पता भी है कि ये सुनने के बाद बहुत कोई सोचते हैं कि यार इतनी दूर है और कैसा शहर होगा, काफी लोग तो जानते भी नहीं है, पर जाने इसलिए तो हमने ये शो बनाया है, इसलिए तो हम लोग और बात आप लोग करते हैं। इतना मेहनत कर रहे हो। तो यही बातें हैं जो कि होप करता हूँ कि लोग समझे और हमारा जो राज्य है बिहार झारखंड और भी ज्यादा आगे बढ़े सब। बस और क्या ही चाहिए। हाँ हमें। अच्छा, अब आप ये बताओ कि दोस्त के बारे में कुछ बताओ। दोस्त लोग आपके लाइफ में कितने हैं, और दोस्तों का जो इम्पोर्टेंस रही है आपके लाइफ में, आपने ऐसी बात बोली मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। मेरे दोस्तों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करते हो? मेरे दोस्त बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरी फैमिली जितनी मैं मेरी फैमिली से प्यार करती हूँ, सबको पता है, सोशल मीडिया पे जो फॉलो करते हैं उनको सबको पता ही मैं मेरी फैमिली से कितना प्यार करती हूँ। राइट। पर उतना ही प्यार मैं अपने दोस्तों से करती हूँ। और सबको ऐसा लगता है कि लड़की है तो लड़के के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए या ऐसा, बट मुझे लगता है मेल फ्रेंडशिप इज द बेस्ट ब्लेसिंग। राइट। मैं खुद लड़की हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ लड़कियां धोखा दे देती हैं, लड़के दोस्ती में कभी धोखा नहीं देते। सुन लो लड़कियों, सुन लो ये बात, सब नहीं देती है, मैं भी हूँ लड़की में। मतलब मोस्ट मेजोरिटी में आप बात कर रही हो ना। हाँ, आप सही कह रहे हो, दोस्ती की कह रही हूँ मैं। हाँ। कि लड़की की दोस्ती टूट जाती है, उनके बीच में इतना नहीं होता है जितना लड़कों की दोस्ती काम आती है। हाँ। मेरे मतलब 10% भी नहीं है लड़कियां दोस्त, मेरे ऑलमोस्ट सब मेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स ही हैं। तो उनका ऐसा रहा है ना मेरी जिंदगी में,
दे वर लाइक माई फैमिली, दे वर लाइक माई गाइड, माई ब्रदर. उन्होंने सारे रोल किए मेरे लिए. बीइंग अ गर्ल मुझे पैम्पर उतना ही किया है. मैं क्योंकि अपने ग्रुप में मैं अकेली लड़की थी. 8 लड़कों में अकेली लड़की थी. अब मैं ग्रेजुएशन में थी, 8 लड़कों में मैं अकेली लड़की थी. तो मुझे जितना प्यार मिलना था सब उनसे मिला. उनके लिए लड़कियां ढूंढना भी मेरा काम था. उनके साथ साथ मैं लड़कियां ताड़ती थी. तो सब कुछ कर करके मैं आधी तो लड़का ही हो गई थी. अब मुझे समझ रहा अच्छा मैं लड़की थी. कि मैं 1 मिनट के लिए अगर मैं कोई लड़की फ्रेंड है तो मैं उस पर भरोसा ना करूं कुछ बताने से पहले. लेकिन अगर कोई लड़का दोस्त है मेरा तो मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ कि मेरा तो बुरा नहीं चाहेगा डेफिनेटली. तो इसका मतलब मेरे सारी लड़कियां जैसे, क्योंकि मतलब उनकी भी तो दोस्त हूँ ना मैं. राइट. तो मैं भी आज यहाँ कैमरे के सामने बैठ के उनकी तारीफ कर रही हूँ ना, तो मेरे जैसी भी लड़कियां होती है दुनिया में, ऐसा नहीं है. चलो ये मेरी तीसरी फीमेल फ्रेंड बनने वाली है. तो दे वर लाइक सो क्यूट. उन्होंने आज तक मुझसे मतलब मैं कहीं चली जाऊँ, मैं कितनी बड़े भी पोस्ट पे चली जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ जिंदगी में, पर मैं उनके लिए वही रहूँगी जो मैं हूँ. और मेरे अंदर से भी उनके लिए कभी वो फीलिंग चेंज नहीं होगी जो हमेशा से रही है. हाँ. तो दोस्त बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. मेरे तो दोस्तों से मैं बहुत प्यार करती हूँ. हाँ बिल्कुल. और अच्छा शालिनी जी, अब ये पूछूंगा मैं कि आप रियलिटी शोज में जैसा कि आप गई थी तो काफी सारी सेलिब्रिटीज से आप मिली होंगी, उनसे बातचीत भी हुई होगी. अरे दोस्त के बारे में बोलना, मेरी बेस्ट फ्रेंड का तो नाम ही छोड़. हाँ बिल्कुल यार. मैंने लड़कों की बात की. लड़के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी एक, अभी गुस्सा हो जाती है. मेरी एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड है. ओके. जिसके साथ मैं 17-18 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. वाह. तो वो इकलौती बेस्ट फ्रेंड है मेरी, जिसकी अब शादी हो गई. वो केरल में रहती है, लेकिन 5 क्लास के बाद हम अलग हो गए थे, लेकिन हमारी दोस्ती आज तक नहीं टूट पाई. दुनिया में कुछ भी हो गया, लेकिन ना उसकी जगह कोई मेरी जिंदगी में लड़की आ पाई, ना उसकी जिंदगी में कोई आ पाए. तो ऐसी भी होती है, लड़कियों की दोस्ती भी ऐसी होती है कि हम 17 साल से मिले नहीं है, हमें बस बचपन का चेहरा याद है एक दूसरे का. हमने ना एक दूसरे को देखा है, बस वीडियो कॉल पे कभी कभी बात होती है. बाकी हम 17-18 साल से कभी मिले नहीं है एक दूसरे से, बट स्टिल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. ऐसी एक कहानी मेरी है, बट बोलूंगा नहीं और नाम भी नहीं लूंगा तो ज्यादा ही खुश हो जाएगा और बाकी सारे दोस्त गुस्सा हो जाएंगे. पर ऐसी चड्डी बड्डी वाली जो फ्रेंडशिप है वो मेरे भी है एक. पर खैर आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप जब गई थी रियलिटी शो सारेगामापा में तो वहाँ पे काफी सारे सेलिब्रिटी जज थे. हिमेश सर थे, नीति मैम थी और अन्नू मलिक सर थे. आग लगा दिया. तो कैसा लगा उनसे मिल के, और आपकी बातचीत हुई बैक स्टेज या ऑन शो? बस जब तक मेरा परफॉर्मेंस हुआ था तब तक ही मेरी बात हुई थी. उसके अलावा बैक स्टेज उनसे कोई बात नहीं मतलब हुई. कंटेस्टेंट से बात वगैरह नहीं होती है वहाँ पर? नहीं, जनरली तो नहीं होती है. बहुत कम लोगों से ही वो पर्सनली मिल पाते हैं, या वो भी अपना काम करके फिर चले जाते हैं. तो मेरी जब तक परफॉर्मेंस हुई थी तब तक ही मेरी उनसे बात हुई थी. अच्छा. उसके अलावा मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी. अच्छा. कोशिश की थी मैंने, बट उसके बाद बात हो नहीं पाई थी मेरी. अच्छा. तो अच्छा ये बताओ शालिनी जी, कौन सा ऐसा गाना होगा जो आपने सुना हो और आपको ऐसा मतलब इनर फीलिंग आती है कि यार ये अगर मैं गाना गाती तो ये हो सकता है मैं बेटर गा लेती, या मुझे ये गाना गाने मिलता तो मुझे बहुत मजा आता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. गाना सब अच्छा होता है. पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मेरे जॉनर का ये वो, बट जब एक्सप्लोर करते गए चीज़ें, और इवन जो मेगा ऑडिशन का मेरा वो था परफॉर्मेंस था, जो हमारा बैटल था, उसमें इवन ज़्यादा वर्सटैलिटी तो मैंने दिखाई क्योंकि मेरे जॉनर गाना ही नहीं था. बट फिर भी आई डिड माई बेस्ट. तो मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था. ये तो फिर आप ऑनेस्ट जवाब दे रही हो, थोड़ा व्यूज वाले जवाब दो कि अगर मैं श्रेया घोषाल मैम की वो गाना गाती ना तो उनसे बहुत अच्छा गा लेती है, ऐसा. तो वो मिलता ही नहीं ना. तो बात वही है ना कि अगर क्योंकि वो तो प्री प्लान था कि किसको रखना है, तो गाना तो उसके हिसाब से मिलेगा ना, मेरे हिसाब से थोड़ी मिलेगा. तो ये तो पता ही था कि हमको नहीं रहना है, लेकिन मेरा इतना था कि रहे चाहे नहीं रहे हमको अच्छा करके जाना है. शालिनी जी, अभी ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन में आजकल कोई भी जो भी चीज चाहे सीख सकता है. तो क्या आपको लगता है कि सिंगिंग भी अगर कोई चाहे तो ऑनलाइन आज के ज़माने में सीख सकते हैं? ऑनलाइन के ज़माने में सीख तो सब कुछ सकते हैं. अब म्यूज़िक सीखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं आप सिंगिंग ही सीखिए, आप पियानो सीख सकते हैं, गिटार सीख सकते हैं, राइट. सुर का नॉलेज ले सकते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो तो भगवान की देन होती है. तो मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है
कि जो जिनके पास ये नहीं है वो तो ऐसे भी नहीं सीख सकते, गाना तो कंठ से मिलता है। तो इवन लता मंगेशकर जी ने भी कहा था कि उनके पास जो टैलेंट है वो 60% 70% भगवान की देन है, बाकी उनकी मेहनत है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं सिंगर्स जो होते हैं उनको गॉड गिफ्ट वाली कोई भी आर्ट बात है। फॉर्म गॉड गिफ्टेड, हाँ, गॉड गिफ्टेड मतलब होती है वॉइस। होती है। तो मेरा भी ऐसा है, मुझे तो लगता है 80% भगवान का देन है, बाकी 20% ही मेरी मेहनत है। बाकी तो ये तो भगवान ही देता है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि म्यूजिक का नॉलेज नहीं ले सकते, सीख नहीं सकते। इवन बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको बचपन में नहीं आता था, जो बचपन से कभी नहीं गाया उन्होंने, लेकिन अब अच्छा गाते हैं। तो आप अच्छा गा सकते हैं लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाने के लिए आपको तो भगवान ही देगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गला तो आपको ईश्वर ही देगा। हाँ, एक लाइन अभी अचानक आई है कि बेइज्जती ना हो भगवान। हाँ, कि जो भी इनको अपने इवेंट में बुलाते हैं उनके इवेंट्स कभी ना डूबे। जो भी इनको अपने इवेंट्स पे बुलाते हैं उनके इवेंट कभी ना डूबे, तभी तो इनको प्यार से कहा जाता है वन एंड ओनली शालिनी दुबे। शालिनी दुबे, वाह वाह। बहुत खराब था। हाँ, ठीक है ना। अरे भाई 2 सेकंड पहले आया। हाँ, जब विशाल मिश्रा जो अभी आए हैं वो कंपोजर भी है और सिंगर भी। बोलिए क्रश है मेरा। क्रश है विशाल मिश्रा। ना दर्द है। बहुत जब आए थे ना वो कौन सा गाना सुन के तो हम लाइक वाओ, बहुत सारे गाने मुझे तो उनका फेवरेट गाना लगता है आज भी, और कैसे हुआ, ये 2 फेवरेट है। आज भी से ये मेरा भी शायद वो था, वो चांद कहाँ से लाओगी और आज भी। ये दोनों गाना मेरा बहुत फेवरेट था, तब से मेरे क्रश हो गए वो। तो अभी शालिनी जी ये बताओ आप, कोई एक एक्टर या एक्ट्रेस, ऑब्वियसली एक्ट्रेस ही बोलूंगा मैं, जिनकी आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहती हो, आपको ऐसा मन करता हो कि हाँ ये जो एक्ट्रेस है इनकी मैं अगर प्लेबैक करूं तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगेगा, ऐसा कोई है? मेरा मन था बहुत कि मैं जब भी मिनट में अगर करीना कपूर के लिए गाती ना तो लाइक, क्योंकि उनके कैरेक्टर और मेरे कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मैं उनकी तरह आपके सामने मैं ज्यादा नहीं खुल रही हूँ, 1-2 बार मिलने के बाद। अरे खुल जाओ यार, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे ज्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान कोई है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इतना बकती हूँ मैं, इतना बोलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स बोकारो की सिखड़ी हूँ मैं। तो ऐसे। हाँ, और इसी के साथ मैं बता दूं कि आपके यहाँ से जाने से पहले हमारे पास एक प्यारा सा हैम्पर है आपके लिए, जो हिचकी ठेला और होटल रिलायंस की तरफ से आपको दिया जा रहा है, न्यू ईयर गिफ्ट। या तो कैन वी हैव द हैम्पर प्लीज? ओह, दिस इज सो क्यूट। दिस इज एक्चुअली वेरी क्यूट एंड वेरी, ये रहा क्यूट है आपके लिए ये प्यारा सा हैम्पर। थैंक यू सो मच। ऑडियंस को भी आप एक बार दिखा दें। हाँ, ये रही मैं। हाँ, ये है मैं, ये हूँ मैं, और ये है मेरा हैम्पर, और हमारी पार्टी हो रही है। राइट। सो ये प्यारा सा हैम्पर है जो कि हिचकी ठेला की तरफ से। ऑल आर माय फेवरेट्स। और ऑल क्रेडिट गोस टू हिचकी ठेला। थैंक यू सो मच। आपके लिए तैयार किया है ये, बहुत प्यारा है। आई जस्ट लव इट। न्यू ईयर गिफ्ट मेरा अभी तक का सबसे अच्छा। हाँ, अभी रख देते हैं इसे। प्रदीप भैया प्लीज हेल्प हर आउट। हाँ, तो ये था हैम्पर जो कि हिचकी ठेला की तरफ से आपको मिला, और हमारे स्पॉन्सर है होटल रिलायंस और हिचकी ठेला। तो देखो शालिनी जी बहुत अनलकी है कि अभी तक इन्होंने यहाँ के खाने टेस्ट नहीं किए। तो अगर आपने भी यहाँ के खाने टेस्ट नहीं किए और यहाँ पर आपने विजिट नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द हिचकी ठेला बोकारो में आओ और यहाँ के लजीज जो खाने हैं उसको ट्राई करो। यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलती है, चाहे वो मोमोज हो, चाउमीन हो, मेन कोर्स हो, लंच डिनर, हर कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप जल्द से जल्द आओ यहाँ पर, और हमें भी आप रिव्यू दे सकते हो। और जैसा कि आपने देखा कि अभी शालिनी जी को हिचकी ठेला की तरफ से एक हैम्पर दिया गया है, तो आपके लिए भी हमारे पास कुछ है। वो ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आते हो, तो हमारे तरफ से अगर आप कूपन यूज करते हो बी रियल बस 10 वर्बली, यहाँ पर आकर सिर्फ आपको बोलना है कि बी रियल बस 10 का कूपन लगा दो हमारे बिल पर, तो आपको 10% की छूट दी जाएगी। तो जल्दी से आओ और अपना रिव्यू हमारे साथ भी शेयर करो। थैंक यू। शालिनी जी, अब तो बात हो गई सारी, अब आप ये बताओ कि यहाँ बी रियल बज की टीम के साथ यहाँ शूट करके, मेरे साथ बातचीत करके और
टाइम स्पेंड करके आपको कैसा फील हुआ? सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है ना कि मैं यहाँ काम इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे जो हम लोग जो होते हैं ना, हमारे जो झारखंड के लोगों की जो वाइब होती है ना, इंस्टेंट मैच हो जाती है। राइट राइट मैं बाहर भी गई हूँ, इतनी जगह गई हूँ, इतने जगह शोज किया है, इवन बॉम्बे शिफ्ट हो गई हूँ, राइट। बट ये वाली जो वाइब है ना वो कहीं नहीं मिलती है जो यहाँ पे मिल रही है। तो ऑलमोस्ट इनको तो मैं जानती हूँ पहले से, आपको मैंने देखा नहीं था बट आपको भी मैं अब जान गई हूँ, हाँ। तो बिल्कुल नया नहीं लगता है, ऐसा लगता है हम फैमिली मेंबर्स ही है। राइट। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं एंड मुझे लेके आए, अब छोड़ने भी जाएंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जितनी भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है और आपके जितने फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप एक बार कह दो यार कि लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। काफी मेहनत कर रही है बीरियल बस की टीम। देखिए लाइक और नहीं मतलब नहीं मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बगल में होता है, उसको घंटा बजा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। हाँ बिल्कुल, और कमेंट करके बताना कि शालिनी जी के साथ जो हमने बातचीत की आपको कैसा लगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ भी देना कमेंट में, हम लोग रिप्लाई। हाँ फिर कभी ना कभी आएंगी शालिनी जी, सब तो अपने ही लोग हैं। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट का ये एपिसोड, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा हमने, और ऐसी ही पॉडकास्ट हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। पर तब तक के लिए जुड़े रहे बीरियल बस के साथ, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक विद अ न्यू एपिसोड एंड न्यू गेस्ट।